समकालीन हिंदी रचनाकारों में आज सुनिए प्रवासी भारतीय लेखिका सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी और बाढ़ बन गई। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। साथ वाले घर के सामने सामान ढोने वाला ट्रक खड़ा है। लगता है नए पड़ोसी आ गए हैं। घर में प्रवेश करते ही मनु ने कहा। ये सुनते ही मेरी उनीदी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। मैं रसोई में सुबह की चाय बना रही थी और पूरी तरह से सचेत नहीं हुई थी। सुबह जब तक मैं एक प्याला चाय का ना पी लूँ चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाती। क्या आपने उन्हें देखा है? उंगलियों के अग्रिम पोरों से आंखों को मलते हुए मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ सामान ढोने वाले श्रमिक देखे हैं। अखबार को पॉलीथीन के कवर से बाहर निकालते हुए मनु ने कहा और पॉलीथीन को कचरा डालने वाले डिब्बे में डाल दिया। सुबह उठते ही वे बाहर से अखबार उठाने चले जाते हैं और मैं रसोई में चाय बनाने। अमेरिका में अखबार भी कितने सलीके से ढका होता है ताकि बरसात का पानी उसके कागज़ों पर असर न डाल सके। अखबार को थामे प्रांगण की ओर बढ़ते हुए मनु बोले, पारुल, आज चाय बाहर ही ले आना, मौसम बहुत सुहावना है, हवा में घुटन और तलखी नहीं है। वो हल्के से धीरे धीरे बहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। गर्मियों में ऐसी सुबह के लिए हम तरस जाते हैं। जून माह अपने आरंभिक दौर में है। हमारे शहर सेंटफोर्ड की गर्मी और सर्दी अमेरिका के अन्य शहरों से भिन्न होती है। हर ऋतु में ऐसा लगता है कि भारत में बैठे हैं, सिर्फ पतझड़ को छोड़कर। पतझड़ से कुछ सप्ताह पहले वृक्षों के पत्ते कई तरह के रंग बदलते हैं। यहाँ गर्मियों में वातावरण में बहुत नमी होती है। अक्सर रात भर तड़पती पवन सुबह भी घुट घुट कर सांस लेती है। कल रात तापमान कुछ कम हुआ था, आज की सुबह शीतलता लेकर आई है। जानकर अच्छा लगा। मैंने फटाफट चाय बनाई और बिस्कुट लेकर बाहर अहाते में चली गई। वातावरण में घुटन तो है पर वो महसूस नहीं हो रही। पड़ोसी कौन है, कैसा है, इसका कौतूहल अधिक है। मेरी तरह मनु भी चाय पीते हुए साथ वाले घर की तरफ अधिक देख रहे हैं। हमारे प्रांगण से हमारे बगल वाले 104 नंबर घर का पिछवाड़ा, भीतर के कुछ कमरे, रसोई, उसके साथ लगा सनरूम नज़र आते हैं। हलचल बहुत है। सामान ढोने वाले काम कर रहे हैं। वे कभी सोफ़ा और कभी कुर्सियाँ ला रहे हैं। घर का प्रवेश द्वार छोटा है और पीछे का दरवाज़ा बड़ा। वे सारा सामान पिछले दरवाजे से भीतर ले जा रहे हैं। हम दोनों जहाँ बैठे हैं हमारे पास से ही निकल कर जाते हैं। वो घर कुछ इस तरह से तिरछा बना है कि उस घर का पिछला भाग हमारे अहाते की हद तक आ जाता है। पड़ोस के पिछवाड़े में कोई बगीचा नहीं, बस बड़ा बरामदा है। हमारे बाग की हरियाली ही साथ वाले घर की खिड़कियों से दिखाई देती है। मजदूरों को निर्देश देने वाला कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। हम दोनों के भीतर उत्सुकता बहुत बढ़ गई। साथ वाले घर का मालिक कौन है? एक प्याला चाय और पी जाए? माहौल बहुत ही बढ़िया है, मनु ने मेरी ओर देखते हुए कहा। माहौल और मौसम तो बहाना है बाहर बैठकर चाय पीने का। दरअसल मैं भी नए पड़ोसी को देखे बिना वहाँ से उठना नहीं चाहती थी। मैं चाय के बर्तन उठाकर रसोई में फिर से चाय बनाने चली आई। चाय का पानी केतली में डालकर गैस पर रखी रही थी कि मनु की आवाज़ कानों में पड़ी। वे किसी से बातें कर रहे हैं। मैं सब कुछ छोड़कर बाहर की ओर तेज़ी से चल दी। लगा नए पड़ोसी से बात कर रहे हैं। अरे, मनु तो दाईं तरफ 100 नंबर वाले घर की जीवा के साथ बतिया रहे हैं। वो कॉफ़ी, कुकीज़ और अखबार लेकर अपने आंगन में उसी घर की तरफ मुँह करके बैठ गई है जिसे कुछ देर पहले हम देख रहे थे। जब से ये घर सेल पर आया था जीवा बेताब थी। कितने का घर बिक रहा है और कौन कौन देखने आ रहा है, सारी जानकारी मुझसे लेना चाहती थी। सोचती थी कि मेरा घर बगल में है और मुझे सारी खबर होगी, जैसे हर आने जाने वाले को मैं देखती रहती हूँ। उसका घर थोड़ी दूर पड़ता है। कई बार उसे कहा भी, जीवा, मुझसे क्यों पूछती हो? विक्रय की तख्ती पर कर्मक का मोबाइल नंबर है, कार्यालय का फ़ोन नंबर है, किसी को भी फ़ोन करके पता कर लो। ज्यों ही जीवा को पता चला कि घर बिक गया है तो कौन आ रहा है उस घर में, ये जानने की उसकी जिज्ञासा चरम सीमा तक पहुंच गई। मकान मालिक का पता नहीं चला उसे, तब से बेचैन घूम रही है। हम भी तो उसी की तरह बेचैन हैं। सोचकर मुस्करा पड़ी मैं और रसोई में लौट आई। पानी खौल रहा था। इलायची और दालचीनी पीसकर पानी में डाली।
चाय पत्ती दूध डालकर चाय बनाई। बाहर जाकर बैठी ही थी कि जीवा को अखबार सामने रखकर फिर वहीं देखते पाया। नए पड़ोसी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, बस मजदूर इधर उधर घूम रहे हैं। लगता है पुरानी गृहस्थी है। कितना सामान है। मनु मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते और खामोशी से चाय पीते हुए कनखियों से उस घर की ओर देखते रहते हैं। शनिवार का दिन है, यानी छुट्टी। बाकी दिनों की अपेक्षा इस दिन दिनचर्या बहुत धीमी गति से चलती है। सिर्फ चाय की गति तेज है। 3 प्याले पी चुके हैं हम। जिनको देखने के लिए पी रहे हैं वे नज़र नहीं आ रहे। वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा। वृक्षों की ओर से निकलकर सूर्य अब हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। उठना मजबूरी हो गई। तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। जीवा भी अपना सामान उठाकर अपने घर के भीतर चली गई। सारे घरों के अग्रिम भाग और पिछवाड़ों के अहाते की हदें आपस में मिली हुई हैं। एक तरफ के ड्राइववे कुछ दूरी तक घरों को अलग करते हैं, बाद में सबके अहाते आपस में मिल जाते हैं। कहीं कोई बाड़ नहीं। भारत में 4 दीवारी बनाना आम बात है। घरों के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें और लोहे के बड़े बड़े गेट बनवाने का चलन है। इससे लोगों की निजता की रक्षा होती है और बाहरी खतरों, चोरों आदि से भी सुरक्षा मिलती है। अमेरिका में 40-50 वर्ष पहले लोग लकड़ी या लोहे की बाड़ घरों के पिछवाड़ों में बनाते थे। 4 दीवारी बनाने का कोई रिवाज नहीं था। घर के आगे अहाता खुला ही होता था। वहाँ किसी तरह की कोई बाड़ नहीं बनाई जाती थी। जब से परिवार और समुदाय की भावना अमेरिका के लोगों में बढ़ी है, पिछवाड़े से बाड़ भी परगनों से समाप्त हो गई है। अब बाड़ के बिना घरों वाले एरिया को प्रमुखता दी जाती है। अमेरिकन्स सोचते हैं कि इस तरह के परगना में रहने से बच्चों में समुदाय की भावना आती है। पड़ोसियों के महत्व को समझा और महसूस किया जा सकता है। हमारे घरों के प्रतिवेश की भी यही विशेषता है। इसी भावना के अंतर्गत हमने यहाँ ज़मीन लेकर घर बनवाया था। 102 नंबर का हमारा घर बन चुका था और हम तकरीबन घर में स्थापित हो गए थे जब साथ वाला 104 नंबर घर बनकर पूरा होते होते बिक गया था। उस दिन डोरबेल झंझना उठी थी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक दक्षिण भारतीय दंपति खड़ा था। रमेश एवं चित्रा महालिंगम कहकर उन्होंने अपना परिचय कराया था। हमारे पड़ोसी थे। पहचानने में देर न लगी। बिल्डर ने उनके बारे में बताया था। उन्होंने 104 नंबर वाला घर खरीदा था। वे हमसे मिलने आए थे। अमेरिका में भारतीय का पड़ोसी होना वरदान लगा था। मनु की नौकरी के सिलसिले में अमेरिका के बहुत से शहर देखे हैं। हर स्थान पर अच्छे पड़ोसी मिले। सब अमेरिकन्स थे। करीब जाकर भी कहीं ना कहीं उनमें औपचारिकता रहती है, अपनत्व की कमी खलती है। हालांकि दुख सुख के वे बहुत भागीदार होते हैं। हमेशा परिकल्पना करती थी कि अगर भारतीय पड़ोसी हो तो पड़ोस का सुख कैसा होगा। वो सुख लेना चाहती थी, उन अनुभवों को जीना चाहती थी। मुझे उसका मौका मिल गया था। पहले दिन से ही चित्रा और रमेश के स्वभाव ने हमारा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों के भीतर ही उनके 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे और जीवा का बेटा आपस में खेलने लगे। कभी घर के पिछवाड़े में और कभी घरों के सामने सड़क पर। जीवा का घर हमसे कुछ महीने पहले बना था। हम प्रतिवेश का एक ही गेट है। सारे घरों की सड़कें गोल चक्कर खाकर बंद हो जाती हैं, जिन्हें कल डी सैक कहते हैं। हमारे घर भी उसी पर हैं। बच्चों का सड़कों पर खेलना सुरक्षित होता है। 3 घरों में बच्चे धमा चौकड़ी मचाते। परगना के बच्चे भी हमारे यहाँ आकर हमारे बच्चों के साथ खेलने लगे थे। स्कूल के बाद बच्चों के शोर से वातावरण गुंजायमान रहता। बच्चों के साथ साथ हम तीनों परिवार भी करीब आ गए थे। जीवा यहूदी मूल की अमेरिकन है। संयुक्त परिवार में बहुत विश्वास करती है। जीवन मूल्य, परंपराओं, अनुशासन और उसका बच्चों को पालने का तरीका हमसे बहुत मेल खाता है। हमारा उसके करीब जाना स्वाभाविक था। 10 वर्ष हम तीनों परिवार और बच्चों ने इकट्ठे बिताए। वो हमारी दिवाली और होली पर साड़ी पहनकर आती है और हम उनके रोश हशामा में सज धज कर जाते हैं। समय की रफ्तार तेज़ है। इसका एहसास हमें तब हुआ जब बच्चे दूसरे शहरों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए चले गए। तीनों परिवार ऐसे खाली घोंसलों की तरह हो गए। सुख दुख बांटते हुए जीवन का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक दिन चित्रा ने बताया उनकी कंपनी ने तरक्की देकर उन्हें वर्जीनिया जाने का आदेश दे दिया है। कंपनी यहाँ उनका घर बिकवाएगी और वर्जीनिया में घर खरीदवा भी देगी। सुनकर खुशी हुई। अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था में उन्हें नौकरी में अच्छा सुअवसर मिल रहा था।
पर झटका भी लगा। वर्षों का साथ छूट रहा था। दिल को समझा लिया, अमेरिकन की जीवन शैली में ये आम बात है। दोस्ती कहीं जाएगी थोड़े ही, हाँ रोज़ का मिलना कम हो जाएगा। घर बेचने वाली एजेंसी ने चित्रा रमेश का घर बिक्री पर लगा दिया। बावजूद अमेरिका की आर्थिक मंदी के 2 सप्ताह के भीतर ही उनका घर बिक गया। पर किसने खरीदा, बहुत गोपनीय रखा गया। मनु का विचार था कि आर्थिक मंदी के समय में किसी भारतीय ने खरीदा होगा और बैंक से लिए गए कर्जे की स्वीकृति और उसकी औपचारिकता तक ही इसे गोपनीय रखा गया है। अमेरिका में भारतीय बहुत समृद्ध हैं। इस देश के आर्थिक उतार चढ़ाव से उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवा सोचती थी किसी यहूदी ने खरीदा होगा। वे भी भारत के पटेल और मारवाड़ियों जैसे व्यापारी होते हैं, सही समय और सही जगह पर तोल भाव करने वाले। अमेरिका की आर्थिक गिरावट ने घरों की कीमतें बहुत कम कर दी हैं। निवेश करने वाले आजकल रियल एस्टेट में खूब धन लगा रहे हैं। खैर, बहुत कुछ सोचते रहे, पर हमें साथ वाले घर के गृहस्वामी का पता नहीं चला। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं और मनु दरवाजे की ओर लपके। सोचा नए पड़ोसी होंगे। जीवा खड़ी थी। रूबिन ने बाहर ग्रिल पर खाना बनाया है। आपके रॉक गार्डन में दोपहर के भोजन का सामान रख दिया है। वहाँ वृक्षों की ओट में बहुत छाया है, गर्मी महसूस नहीं होगी। आ जाओ, छुट्टी का मज़ा लें। दरवाज़ा उड़काकर हम रॉक गार्डन की ओर चल दिए। मैं जीवा की मंशा जान गई थी। वहाँ बैठकर उस साथ वाले घर की हलचल, ड्राइवे और घर के अग्रिम भाग को देखना चाहती है। सामान ढोने वाले आंगन का फर्नीचर लेकर जा रहे हैं। तभी 2 कुत्ते और 3 बिल्लियाँ उनके पीछे भागे। हमें देखकर कुत्ते भौंकने लगे और बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करने लगीं। कुछ देर तक वे हमारा मनोरंजन करते रहे, फिर मजदूरों के पीछे भाग गए। पारुल, ये लोग तो बाड़ बनाएंगे। 2 कुत्ते और 3 बिल्लियों को कैसे अपने हाथ में रखेंगे? जीवा ने चिंतित होकर कहा। कहाँ लगाएंगे, जगह ही कहाँ है। हमारी सीमा को पार करके ही लगानी पड़ेगी और हमारे प्रतिवेश के कानून उसकी आज्ञा नहीं देंगे। ग्रिल वाली बाड़ अब कोई लगवाता नहीं, अदृश्य लगवाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने लापरवाही में कहा। अजीब लोग हैं, अभी तक नज़र ही नहीं आए, रूबिन ने कहा। सामने की सड़क के दूसरी तरफ के घरों में मार्गरेट भी अपने घर के आगे बरामदे में कुर्सी डालकर अधलेटी इधर ही देख रही थी। हाथ हिलाकर हमने अभिवादन किया। जीवा के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके स्वाभिमान को बहुत चोट लगी है। उसे अभी तक पता नहीं चल पाया कि चित्रा रमेश के घर में कौन आया। उसे वेस्टर्न स्टेट्स, हमारे परगना का नाम, का मुफ्त समाचार पत्र कहते हैं, जिसे हर घर की हर खबर होती है। जीवा किसी को फ़ोन करने लगी और हमारा ध्यान एकदम सड़क की ओर चला गया। 2 बड़ी काली वैन आकर रुकी और उनमें से कुछ मैक्सिकन निकले। कामगार लग रहे थे। वे वैन में से सामान निकालकर घर के भीतर ले जाने लगे। तभी फ़ोन से हटकर जीवा ने रहस्योद्घाटन किया कि किसी माफिया के मुखिया ने घर लिया है। सच? हम तीनों के मुंह से निकला। हाँ, नहीं तो इतनी गोपनीयता की क्या बात है। नैन्सी से बात हो रही थी। वो बता रही थी कि स्वागत मंडल की अध्यक्ष होने के नाते हमारे प्रतिवेश और पड़ोसी वर्ग की तरफ से नए पड़ोसियों का स्वागत करने फूलों का गुलदस्ता, कुकीज़ और स्वागतीय कार्ड लेकर गई थी, पर दरवाजे पर कोई नहीं आया। बस बाहर से ही काम करने वालों को सब कुछ देकर चली आई। जीवा, हो सकता है कि अभी मकान मालिक आए ना हो, मनु बोले। रूबिन ने भी हाँ कहकर साथ दिया। काम करने वाले इतने करीने से और हर चीज़ स्थान पर कैसे रख रहे हैं? कोई तो अंदर बैठा उन्हें निर्देश दे रहा है, और इतने ज़्यादा लोग काम करने वाले। हम सब ने एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया है। मूवर्स कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। जीवा ने अपना तर्क दिया। सूर्य कहर बरपाने की मुद्रा में आ गया था। हम पसीने से तरबतर हो रहे थे, पर प्रसंग और जिज्ञासा उठने नहीं दे रही थी। गृह सज्जा विशेषज्ञ की चमचमाती मर्सिडीज आकर रुकी, साथ ही खिड़कियों पर पर्दे और ब्लाइंड्स लगाने वाले की कार। हम चुपचाप वहाँ से उठ गए। जीवा की बात सही लगी। घर में बाहर से अधिक उमस महसूस हुई। शायद भीतर ही डर बैठ गया था कि अगर पड़ोसी माफिया का मुखिया निकला तो। मैं बार बार खिड़की के पास जाकर उस घर को देखती हूँ। चैन उड़ गया है। खिड़कियों और दरवाज़ों पर ब्लाइंड लगने शुरू हो गए हैं। मनु, इसका मतलब है कि दरवाजे खिड़कियों को पहले से ही नाप लिया गया था, तभी तो आज उन पर सब कुछ लगाया जा रहा है।
पर इतनी जल्दी ये सब कैसे किया जा सकता है? 2 सप्ताह पहले ही तो घर बेचने के लिए रखा गया था। शायद अथाह पैसा हो, प्राथमिकता पर काम करवा रहे हों। पैसा खर्चो तो क्या नहीं हो सकता। मनु ने बात समाप्त करते हुए कहा। मनु, ये भारत नहीं है, अमेरिका है। नाप पर जो सामान बनता है उसमें समय लगता है। समझने की कोशिश में मैं कई बार खिड़की के पास गई। वहाँ से अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारी तरफ की खिड़कियों को ब्लाइंड से बंद कर पर्दों से ढक दिया गया है। इतनी पर्दादारी किस लिए? मनु कुछ नहीं बोले। मैं चिढ़ जाती हूँ, टीवी लगाती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है। कुछ देर बैठती हूँ, वहाँ से उठ जाती हूँ। मन कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा। एक अजीब सा सूनापन भीतर बाहर महसूस हो रहा है। चित्रा रमेश की कमी खल रही है। ऐसे पड़ोसी से क्या सुख मिलेगा जिसके आने से पहले ही बेचैनी हो गई। सोचते हुए फिर खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ। इस खिड़की के साथ वाले घर का अग्रिम भाग नज़र आ रहा है। सारे घर की बत्तियाँ जल गई हैं। खिड़कियाँ दरवाज़ों को पूरी तरह से ढक दिया गया है। रोशनी फिर भी छनकर बाहर आ रही है। कई लोगों के हंसने की आवाज़ आई। उनका घर और हमारा घर बंद होने पर भी भीनी भीनी सी आवाज़ें हमारे तक पहुँची। इसका मतलब बड़ा परिवार है। मनु भी अपनी किताब छोड़कर मेरे साथ आ खड़े हो जाते हैं। साथ वाले घर में अब कोई बोल नहीं रहा। हंसते हंसते सब चुप हो गए हैं। कौन सी भाषा वे बोल रहे थे उसका पता नहीं चला। मन उचाट हो गया, बोरियत ने घेर लिया। मैं सोने चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मनु भी सोने के लिए आ जाते हैं। दोनों के मन में एक ही भाव घूम रहा है कि इतने गोपनीय पड़ोसी कौन है। रविवार की सुबह प्रतिदिन की अपेक्षा हम देर से उठते हैं। पूरे सप्ताह की थकान दूर करने के लिए एक ही दिन मिलता है, पर आज तो फ़ोन की लहराती स्वर लहरी ने उठा दिया। बिस्तर पर अलसाई से मनु बोले, पारू यार, लोग क्यों भूल जाते हैं कि आज इतवार है। मेरा भी उठने का मन नहीं था। संदेश मशीन पर संदेश शुरू होने दिया। जीवा बोल रही थी, उठो, आज सोने का दिन नहीं है, देखो बाहर क्या हो रहा है। हमने उसके संदेश पर ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर करवट बदलकर सोने की चेष्टा करने लगे। उसका संदेश कानों में गूंजता रहा। बाहर की जिज्ञासा बनी रही। हम करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश में आलस्य से लिप्त बिस्तर पर लौटते रहे। तभी फिर फ़ोन की घंटी बजी। कानों के पर्दे फाड़ती हुई सी जीवा की आवाज़ थी, अरे आलसियों उठो, रॉक गार्डन में चाय नाश्ता लगा दिया है, देखो बाहर बाढ़ बन रही है। बाढ़ शब्द ने शरीर में स्फूर्ति भर दी। हम बिस्तर से उठकर सीधे शौचालय की ओर भागे। जीवा और रुबिन पड़ोसी नहीं घर के सदस्यों की तरह हो गए हैं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को काफ़ी अधिकार दिए हुए हैं। छुट्टी वाले दिन हम एक दूसरे को लंच या डिनर खिलाकर खुशी महसूस करते हैं। बाढ़ के बारे में सोचते सोचते मैं तैयार होने लगी। 10 मिनट में तैयार होकर हम घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। बरामदे में रॉक गार्डन की ओर जाते हुए हमने देखा नेचर्स क्रिएशन नर्सरी का बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है और उसके कामगार फुर्ती से बड़े बड़े गमले जिनमें मध्यम कद वाले फाइकस के वृक्ष लगे हुए थे, साथ वाले घर की हद के भीतर कतार में 10-10 फुट की दूरी पर रख रहे थे। हमारी तरफ से ड्राइवे पर बाड़ बना दी गई थी और अहाते की तरफ काम जारी है। एक जैसे गमले और एक जैसे वृक्ष। दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। इतनी जल्दी कैसे सब इंतज़ाम किया। नए पड़ोसी की चालाकी और बुद्धिमत्ता को दाद देने को मन किया। हमारे परगना की नियमावली अनुसार आपको बाड़ बनाने के लिए बाकायदा हमारे सब डिवीज़न के निर्देशक मंडल से लिखित अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी पड़ोसियों की स्वीकृति के हस्ताक्षरित पत्र पर। ये मंडल चुनाव पद्धति से चुना गया होता है और बिना कारण के किसी भी तरह की बाड़ बनाने की इजाज़त नहीं देता। जिनके घरों में पालतू जानवर होते हैं वे ग्रिल मतलब लोहे की बाड़ की बजाय बिजली की अदृश्य बाड़ बनवाने लगे हैं। पालतू जानवर के गले में एक पट्टा सा बांध दिया जाता है और जब वो उस बाड़ की सीमा रेखा के पास जाता है तो हल्का सा उसे झटका लगता है। उसे अपनी हद का पता चल जाता है और फिर वो आगे नहीं जाता। इस तरह से घरों की सुंदरता नहीं बिगड़ती। अमेरिका में घरों की बाहरी सुंदरता का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, आप अपनी निजता के लिए अपने घर की सीमा में जितने चाहे पेड़ फूल पौधे लगा लें। यही साथ वाले पड़ोसी ने किया। बाड़ भी बना ली और किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। हम नाश्ते के लिए रॉक गार्डन में जा बैठे। जीवा और रुबिन इंतज़ार कर रहे थे। मौन अभिवादन के बाद चाय कॉफ़ी का प्याला और फ्रेंच टोस्ट पकड़कर सबकी आंखें बाड़ बनाने वालों पर ही स्थिर हो गईं। क्या दादागिरी है?
साथ वाले अभी कल आए हैं, किसी से मिले नहीं, किसी ने उनकी सूरत नहीं देखी, पड़ोसियों से कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। वे अच्छे हैं या बुरे जानने की कोशिश तक नहीं की और निजता के लिए बाड़ बनवा ली। जीवा बड़े रोष से एक ही सांस में बोली, जीवा, मुझे तुम्हारी बात सही लगती है। माफिया का ही व्यक्ति है जिसे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं भी गुस्से से बोली, पर ऐसे कैसे चलेगा, कोई भी हो पड़ोसियों से तो मिलजुल कर रहना चाहिए। रूबिन ने कहा, कंपनियों ने अपना पैसा बचाने के लिए जब से लोगों को घर से काम करने की इजाज़त दी है, लोग अंतर्मुखी हो गए हैं, मिलना जुलना कम हो गया है। अंतर्जाल पर तो अनजानों से दोस्ती करेंगे और फेसबुक पर अपना भीतर बाहर सब उड़ेल देंगे, पर अपनों और पड़ोसियों से परे रहेंगे। उनके लिए समय नहीं, उनसे प्राइवेसी चाहिए। जीवा रुष्टता से बोली, कंपनियों को क्यों दोषी ठहराती हो? अंतर्जाल ने लोगों को कंप्यूटर से बांध दिया है, हर चीज़ वहाँ उपलब्ध हो जाती है, लोग घर बैठे शॉपिंग करने लगे हैं। रूबिन बोला, हाँ, तभी तो समुदाय की भावना समाप्त होती जा रही है। अवसाद बड़ों के साथ साथ युवा वर्ग को भी घेरने लगा है। दुख सुख में कंप्यूटर काम नहीं आता, अपने आते हैं, पड़ोसी आते हैं, लोग उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। जीवा अपनी धुन में बोलती गई। मैं दोनों की नोक झोंक सुनते हुए चाय पी रही थी, अभी तरोताज़ा नहीं हुई थी। बाड़ बनाने का कोई कारण तो हो, हमें सुबह उठकर गमले देखने पड़ेंगे। पिछवाड़े का सारा प्राकृतिक दृश्य खराब कर दिया। मनु बुदबुदाए, कारण तो वे दे देंगे, 2 कुत्ते 3 बिल्लियाँ। रूबिन ने कहा, फिर अदृश्य बाड़ बनवाते, वृक्षों और गमलों वाली क्यों? मैं बिफर गई। नेचर्स क्रिएशन नर्सरी के मालिक अनिल गांधी की कार हमारे ड्राइव के पास आकर रुकी। हमें बाहर बैठे और बातें करते देखकर वो हमारे पास आ गया। हमारे कई घरों के अग्रिम भाग और पिछवाड़े की बागवानी अनिल ने की है और हमारा रॉक गार्डन भी उसी ने बनाया है। हेलो अनिल, तुम साथ वाले घर के मालिक से मिले हो? कौन है वो? मैंने उसके पास आते ही प्रश्न किया। मैं नहीं मिला, उसके प्रतिनिधि से ही बात हुई है। प्रतिनिधि? हम तीनों के मुंह से निकला। हाँ, आप हैरान क्यों हुए? अनिल ने पूछा। बात को बदलते हुए मैंने कहा, हैरानगी की बात तो ये है, इतनी जल्दी एक जैसे गमले और पेड़ तुमने कैसे इकट्ठे कर लिए? अभी तो घर खरीदा है साथ वालों ने। जी, जब कोई पैसा पानी की तरह बहाए तो कौन काम नहीं करेगा। उन्होंने अग्रिम राशि बहुत दे दी थी। हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबके मन में एक ही भाव आया, माफिया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई बात है? अनिल, गमलों को रखते समय तुम्हारा ध्यान नहीं आया, सुंदर प्राकृतिक दृश्य खराब कर दिया है। मैंने बात को टालते हुए गिलासा किया। मैडम, आपको बचा लिया है। ये लोग तो मैग्नोलिया अपनी सीमा में लगवाना चाहते थे। मुझे पता है कि 1-2 सालों में मैग्नोलिया की जड़ें और पूरा का पूरा वृक्ष आपकी हद में आ जाता। आप व्यू तो लेती पर सारी उम्र कुड़ती रहती। अच्छा, मैं चलूँ? मिलूँ नए पड़ोसी से, बाकी पैसों का हिसाब करना है। हमने तो अभी तक नए पड़ोसी को देखा नहीं, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला, एक रहस्य बना हुआ है। जीवा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। सड़क पार वालों ने भी यही कहा है। मैं अभी रात जान कर आता हूँ, मेरे लिए भी चाय बना लें, सुबह से चाय नहीं पी। अनिल घास फलांगता सा साथ वाले घर की तरफ चला गया। जीवा चाय, कॉफ़ी और नाश्ते के बर्तन इकट्ठे करने लगी। अनिल के लौट कर आने तक मैं बेगल और क्रीम चीज़ लेकर आता हूँ। मनु, तुम मसाला चाय बना लो। रूबिन ने बर्तन उठाते हुए कहा। मनु और रूबिन रॉक गार्डन को छोड़कर अपने अपने घरों की ओर बढ़ गए। मैं और जीवा वहीं कुर्सियों में ढीली ढाली होकर धंस गईं। सामने वाले और सड़क पार के घरों के लोगों की जिज्ञासु आंखें काम करते हुए भी इधर साथ वाले घर पर ही टिकी हैं। किटी पर्ल फूलों को पानी देते हुए बार बार बन रही बाड़ को देख रही है। डैनियल और मार्गरेट के बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। वे उनके साथ खेलते हुए कई बार खड़े होकर बाड़ को देखने लगते हैं। रविवार के दिन हमारे परगना की मुख्य सड़क पर बहुत रौनक रहती है। हमारा रॉक गार्डन और साथ वाले घर का अग्रिम भाग मुख्य सड़क पर पड़ता है। सैर कर रहे दंपत्ति और जॉगिंग कर रहे लोग बाड़ को देखने के लिए रुक जाते हैं। मैं आकाश को देख रही हूँ। बादलों ने चक्रव्यूह बनाकर आज दिनकर को घेर लिया है। एक किरण बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वो अभिमन्यु सा चक्रव्यूह में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। बादल उसे पूरी तरह से ढककर रोके हुए हैं। काले सलेटी बादलों ने दिन को तकरीबन गोधूली बेला में बदल दिया है। हवा घुट गई है। वृक्षों से बने छाते की ओट में बैठे हमारा दम घुटना शुरू हो गया। मनु एक
खड़ा पंखा लगा गए हैं, उसकी हवा से थोड़ी राहत मिल रही है। बाढ़ तेज़ी से बनती जा रही है। आसपास के बगीचों की घास भी गर्मी में तड़पती महसूस हो रही है, सिर्फ कुछ एक घरों की घास को छोड़कर। डेमी और माइकल के यहाँ जोशिया घास लगी है। वो कड़कती गर्मी में भी हरी होती है और सर्दियों में पीली। उसे पानी भी कम चाहिए होता है। बाकी सबके आहतों में घास प्यास से कम गर्मी से सूख रही है। घास को पानी दिया जा रहा है, स्प्रिंकलर चल रहे हैं, छुक छुक शॉ शॉ की आवाज़ें बड़ी भली लग रही हैं। जीवा और हमारे यहाँ भी स्प्रिंकलर चल रहे हैं। उनकी हल्की हल्की फुहारों से कुछ छींटे हम पर भी पड़ रहे हैं। बड़ा सुखद लग रहा है। डेनियल के बच्चे स्प्रिंकलर के फुहारों के साथ खेल रहे हैं, उसके छमाछम पानी में कूद रहे हैं। उनका पानी में कूदना मुझे भारत अपने मायके के वेहड़े अर्थात आंगन में ले गया। छम छम बरसात में भीगती कूदती हुई नन्ही बच्ची बन गई थी। पता नहीं चला कब मनु और रुबिन आ गए। जीवा के फ़ोन ने ध्यान तोड़ा। वो नैन्सी से बातें कर रही थी। बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि कौन आया है इस घर में। अनिल को आते देख सब सचेत हो गए। जीवा ने फ़ोन बंद कर दिया। अनिल चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गया। मनु ने चाय कप में डाल दी। रूबिन ने क्रीम चीज़ लगा बेगल उसके आगे बढ़ा दिया। बेगल का टुकड़ा मुंह में डालते हुए चाय के घूंट के साथ वो बोला, मालिक से तो नहीं मिला, सेक्रेटरी किमर्ली ने हिसाब कर दिया है। बस इतना जान पाया हूँ कि भारतीय है और बहुत बड़ा व्यापारी है। घर पर कम रहता है, अधिकतर देश विदेश घूमता रहता है। व्यक्तिगत और अंतर्मुखी है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। इसीलिए घर में आने से पहले अपनी निजता की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी सिस्टम, ब्लाइंड, पर्दे और बाड़ लगवा रहा है। इतना ही व्यक्तिगत है तो परिवार वाले इलाके में घर क्यों लिया? किसी जंगल बियावान में लेता तो प्राइवेसी ही होती। कितने लोग निष्ठा ढूंढते उजाड़ पहाड़ों पर रहते हैं, चला जाता वहीं। हमारा पड़ोस क्यों खराब किया? यहाँ क्या चोरों चक्के रहते हैं जिनसे सुरक्षा चाहिए? मैं अपने भावों को रोक नहीं पाई और बरस पड़ी। मैं कितनी उत्साहित थी कि अब अगर फिर भारतीय पड़ोसी मिला तो जीवन में दोबारा से रस आ जाएगा। विदेशी धरती पर देशी पड़ोसी सोचकर भी भीतरी भावनाएं तरंगित हो रही थीं। सारी उमंगों पर पानी फेर दिया। ये भारतीय तो अमेरिकी लोगों से भी 10 कदम आगे निकला। मनु मेरे मन की व्यथा को समझ गए। सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, पारुल, कई भारतीय अमेरिकी लोगों को समझे बिना उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। वे अमेरिकी बन नहीं पाते और भारतीय वे रहते नहीं, संभ्रमित होकर रह जाते हैं। जो वे हैं नहीं वही बनने की कोशिश में सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। हमारा नया पड़ोसी भी उनमें से एक है। परिवार तो है या वो भी नहीं, इसका मुझे पता नहीं चला। अनिल चाय समाप्त करता हुआ बोला। इतने दिनों तक गुप्त राज खुल गया। नया पड़ोसी माफिया सरगना नहीं भारतीय है, पर माफिया से भी अधिक रहस्यमयी निकला। भारतीय पड़ोसी हो, इसकी चाह, मोह और सपनों का संसार चूर चूर हो गया। वृक्ष से टूटी हुई टहनी सा लुंज पुंज महसूस कर रही हूँ मैं। वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है और हमारे देखते ही देखते बाढ़ बन गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी और बाढ़ बन गई। ये कहानी 21 मार्च 2011 को प्रकाशित हुई थी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।